नमस्ते। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, हम ये आईपीएल है, इंडिया पाकिस्तान है, अलग अलग क्रिकेट के मैचेस देखते हैं। उस मैचेस में एक बात होती है, जब खेल खत्म हो जाता है, मैच खत्म हो जाते हैं, उसके बाद पुरस्कार बांटे जाते हैं। उस मैच में जो सबसे अच्छा खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करता है, उसके लिए मैन ऑफ द मैच पुरस्कार होता है। अगर टूर्नामेंट है तो 8 10 15 मैचेस में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है, उसको मैन ऑफ द सीरीज, बॉलर ऑफ द सीरीज वगैरह वगैरह पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन उस मैच में जितने खिलाड़ी उतरते हैं, उनका प्रदर्शन अच्छा है खराब है, ये तय करने वाली जो टीम बैठी है, कोई एक्सपर्ट की टीम बैठी होती है, परीक्षकों की, वो सिर्फ एक खिलाड़ी को देखकर उसको मैन ऑफ द मैच वगैरह नहीं तय करते। वो पूरी टीम का परफॉर्मेंस देखते। दोनों तरफ की टीमें होती है, इस टीम में 11 लोग होते हैं, उस टीम में 11 लोग होते हैं। अगर 10 टीमें हैं, उनकी एक टूर्नामेंट होती है, तो 10 टीम में जितने मैच हो गए, तो 10 टीम में कितने खिलाड़ी है सोचो। और हर मैच में हर टीम के खिलाड़ी एक दो तो बदल भी जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर 10 टीमें हैं, तो 150 से ज्यादा खिलाड़ी हो जाते हैं, क्योंकि हर टीम में 15 खिलाड़ी होते, एक मैच में 11 उसमें से खेलते। तो एक बात समझनी पड़ती है कि क्रिकेट जैसे जो सांघिक टीम वर्क का खेल है, उसमें कोई एक ही सुपरस्टार नहीं होता। हम मानते हैं उनको, विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर हो, इनको हम सुपरस्टार मानते हैं। लेकिन फिर भी एक बात कभी भूलनी नहीं चाहिए कि वो भी उस टीम के 11 खिलाड़ियों में, जो मैच खेलते हैं, उस 11 खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी होता है। और बाकी के 10 अगर उसके साथ डटकर खड़े ना रहे, तो वो अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे सकता। एक अच्छा गेंदबाज है, वो बड़ी चालाकी से, चतुराई से, गुगलिया और किसी तरीके की बॉलिंग करेगा और कैच उड़ जाती है। बैट्समैन ने, सामने वाले, अगर ऊंचा गेंद खींचा है, तो दूसरा कोई खिलाड़ी कैच करता है, तो कैच उसने लिया है। लेकिन विकेट किसके नाम पर जाएगी? बॉलर के नाम पर। अगर वो फील्डर बोलेगा कि भाई मैं क्यों ले लूं, मैं इतनी दौड़कर कैच लेता हूं, फिर भी तो विकेट किसके नाम जाएगी? बॉलर के नाम पर जाएगी। तो मुझे क्या वो कैच लेने की जरूरत है? ऐसा अगर एक फील्डर सोचता है, तो टीम वर्क बिगड़ जाता है। टीम वर्क का मतलब ये होता है कि हमको पूरी टीम को जिताना है। मैं कितना अच्छा हूं या दूसरे की क्या गलती हुई, उससे कोई मतलब नहीं है। पूरे टीम के 11 खिलाड़ियों को मिलकर वो मैच जीतनी है। और उस मैच को जीतने के लिए जो जो प्रयास करने हैं, वो ईमानदारी से करने पड़ेंगे। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। दो विकेट होती है, जो दो तरफ के स्टंप होते हैं, उसके बीच में दौड़ने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, बैट्समैन होते हैं, एक ने गलती की तो दूसरा खामखा आउट हो जाता है। तो ये समझना जरूरी है कि टीम वर्क क्या होता है। एक दूसरे के प्रति असूया या तिरस्कार या स्पर्धा की भावना अगर होगी, तो आप टीम वर्क में काम नहीं कर सकते। ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूं कि बीजेपी को हराने के लिए या मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए जो कुछ गठबंधन के प्रयास लगातार कुछ 12 साल से चल रहे, उसमें सक्सेस क्यों नहीं आ रहा है? ये विपक्ष के बाकी अलग अलग नेता और पार्टियां, उनको सोचना जरूरी है, हम कहां फंसते हैं, हम कहां उलझ जाते हैं, हमारी गलती क्या होती है। तो सबसे पहली गलती ये है कि ये गठबंधन बनाते हैं, लेकिन गठबंधन में आपका पर्पस साफ होना चाहिए कि हमको जीतना है, हमको सत्ता में आना है, हमारा बहुमत होना चाहिए। अलग अलग पार्टियां शायद हो, लेकिन
अलग अलग पार्टियों का जो गठबंधन है, उस गठबंधन की जीत होनी चाहिए, ना कि मेरी पार्टी की जीत होनी ही चाहिए। लेकिन एक साथ वही समझना जरूरी है कि मेरी पार्टी की जीत और गठबंधन की जीत, इसमें फर्क नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ के पॉलिटिकल पंडित चमत्कार समझते हैं कि महाराष्ट्र में लोकसभा में अगर बीजेपी की और महायुति की इतनी बुरी हालत हो गई, तो 4 महीने में ऐसा क्या चमत्कार हो गया? 4 महीने में टीम वर्क किया गया। बीजेपी का कैंडिडेट हो, एकनाथ शिंदे का हो या अजीत दादा का हो, वो जीतना जरूरी है। ये प्रयास बीजेपी ने किए थे, और बीजेपी के साथ जो आरएसएस का केडर था, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये अजीत दादा का कैंडिडेट है। मुझे याद है, मैं उस समय पूना वगैरह घूम रहा था, पुणे कोल्हापुर तक घूमता था, तो मुझे हर एक कोई लोकसभा के समय बीजेपी के और आरएसएस के लोग तकरार करते थे कि अजीत दादा को साथ लेने की क्या जरूरत थी। और इसलिए अजीत दादा की पत्नी सुनेत्रा बहनी वो हार गई। इसका कारण ये था कि बीजेपी और महायुति में टीम वर्क नहीं था। तो अगर टीम वर्क, और दूसरी बार देखो, जब 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हो गई, तो आरएसएस, वही आरएसएस वाले काम कर रहे थे। वो बारामती में हो या पुरंदर में जहां एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट था, वहां आरएसएस वाले इस ढंग से काम कर रहे थे कि मानो वहां के कैंडिडेट बीजेपी के नहीं, फिर भी बीजेपी के हैं, वो जीतने चाहिए। उनकी जीत में ही बीजेपी की और आरएसएस की जीत है। ये समझकर जब केडर काम करता है, तो इतनी बड़ी जीत मिलती है। वही बात हमने देखी दिल्ली में, वही बात हमने हरियाणा में देखी, वही बात हमने बिहार में देखी। बिहार में बीजेपी सबसे अच्छी सीटें लाई, लेकिन जेडीयू की भी बहुत सारी सीटें आ गई। तो हमारी गठबंधन की ताकत बढ़नी चाहिए। ये सोच जब हर पार्टी में आती है, हर कार्यकर्ता में आती है, तब जाके वो गठबंधन अच्छा सक्सेस पाता है, अच्छी विजय पाता है। जिनको चमत्कार लग रहा है कि ये कैसे हो गया बिहार में, बंगाल में या महाराष्ट्र में, ये कैसे हो गया, तो टीम वर्क की जीत है। मीडिया में जो कुछ महायुति में या बिहार की एनडीए में जो झगड़े दिखाए जाते, वो उतने सच नहीं होते। चटपटी खबरें बनाने के लिए पार्टी के नेता एक दूसरे से कैसे लड़ रहे, इसकी खबरें दिखाई जाती है। लेकिन असलियत में कार्यकर्ताओं के लेवल पर शुरू से, महीनों से, सालों से जब गठबंधन लगा रहता है, बन पाता है, तब जाके ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। चुनाव के आखिरी दिन या पर्चा भरने के आखिरी दिन तक अगर आपका गठबंधन और सीट का बंटवारा तय नहीं हुआ है, तो वो मनोमिलन एक चुनाव क्षेत्र में नहीं होता, जहां असली लड़ाई, चुनाव की असली लड़ाई उस अखाड़े में लड़ाई जाती है जिसको चुनाव क्षेत्र बोलते हैं। दिल्ली में बैठकर नेता एक दूसरे से हाथ मिलाए या साथ में बैठकर नाश्ता करे, चाय पानी करे, उससे वाराणसी या इटावा का चुनाव जीता नहीं जाता। उस चुनाव क्षेत्र में जब दोनों पार्टियों के गठबंधन के पूरे कार्यकर्ता एक दिल से काम करते हैं, समन्वय से काम करते हैं, तो फर्क महसूस होता है, क्योंकि वो रिजल्ट में दिखाई देता है। महाराष्ट्र या बिहार का जो चुनाव का नतीजा है, वो इस तरीके से देखना पड़ेगा। क्या उतना समन्वय महाराष्ट्र में था? नहीं था। टीम वर्क नहीं था। जैसे क्रिकेट की मैच में होता है, बॉल अच्छा डाला गया, कैच तो अच्छी उड़ी थी, आसान कैच थी, लेकिन फील्डर ने कैच गिरा दी। वही बात मोदी और बीजेपी को हराने वाले हर गठबंधन के बारे में है। वो एक दूसरे की सहायता नहीं करते। ये जगह अगर हमको नहीं मिली, तो हम यहाँ शिवसेना का काम नहीं करेंगे, उद्धव का काम नहीं करेंगे। और उद्धव के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो कांग्रेस के बारे में ये करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता शरद पवार के बारे में वो करेंगे। जब ये होता है तो टीम वर्क टूट जाता है। आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव के पहले
उद्धव ठाकरे जिद पकड़कर बैठे थे कि चुनाव के पहले जो मुख्यमंत्री होगा उसका नाम और चेहरा घोषित कर दो कि भाई ये महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, ये पहले घोषित करे। अगर नहीं घोषित किया जाता तो एक दूसरे के उम्मीदवार, दोस्त मित्र दलों के उम्मीदवार गिराने की कोशिश शुरू हो जाती है। ये खुद शरद उद्धव ठाकरे ने उस वक्त बोला था। ये अगर पहले से नहीं होता तो एक दूसरे के एमएलए कम हो, इसके लिए प्रयास होता है, ना कि गठबंधन के हर पार्टी के ज्यादा से ज्यादा एमएलए चुनकर आए, इसके लिए प्रयास नहीं होता। एक दूसरे के ही एमएलए घटाने की कोशिश, दाव पेच शुरू हो जाते हैं, और ये समझना जरूरी है। उद्धव ठाकरे का कहना क्या था कि अगर पहले से कैप्टन डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कैप्टन डिक्लेयर करने से सबको मालूम है कौन होने वाला है। अब एक बात साफ है, इसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अगर जिसको आपने कैप्टन डिक्लेयर किया है वो कैप्टन बाकी खिलाड़ियों को पसंद नहीं है तो वो टीम को हराने की ही कोशिश करेंगे। उद्धव ठाकरे के कहने का मतलब समझना जरूरी है कि एक दूसरे को हराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो दोस्त है, मित्र दल है। और जब ये समन्वय होता है, वो अच्छी दोस्ती होती है, तो 6 महीने पहले से आप सीट का बंटवारा कर सकते हो, और सीट का बंटवारा हो गया तो 6 महीने कूलिंग टाइम मिलता है। यानी एक जो गठबंधन के दल है, मित्र दल है, उनके कार्यकर्ताओं को एक दूसरे के साथ मन लगाकर काम करने की आदत बन जाती है। झगड़े मिट जाते हैं, झगड़े कम हो जाते हैं। तो गठबंधन जब करते हो आप, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि टीम वर्क से जीता जाता है। हर खिलाड़ी अगर ये सोचे कि मुझे मैन ऑफ द मैच बनना है और इसलिए मेरा काम अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब टीम वर्क का खेल होता है, सांघिक खेल होता है, तो उसमें अकेला खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाता। अकेला खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाता। बैटिंग करे तो भी सामने वाला दूसरा दौड़ने वाला उसका साथी है। एट ए टाइम दो बैट्समैन का खेलते तो ये रन लेना चाहता है और ये हिलेगा ही भी नहीं अपनी जगह से, तो कुछ नहीं हो पाता। तो इसलिए जो चुनाव का जो अखाड़ा होता है उसमें टीम वर्क से जीता जाता है या हार जाते हैं। टीम वर्क कम हुआ तो हार जाओगे। तो पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप अगर गठबंधन करते हो तो हर पार्टी के नेता को एक बात माननी पड़ेगी कि मुझे ही मैन ऑफ द मैच बनना है, ये मन में रखकर मत चलो। मन से हटा दो ये बात। हमको हमारी टीम को जिताना है, और टीम में जो कोई अच्छा होगा उसको मैन ऑफ द मैच यानी मुख्यमंत्री पद मिल सकता है, प्रधानमंत्री पद मिल सकता है। राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, और इसके लिए बाकी सारी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के पीछे आकर खड़ी हो जाए और मेहनत करे, ये अपेक्षा गलत है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय तौर पर, और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय चुनाव होते हैं, तो उसमें कांग्रेस को ही नेतृत्व करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस सोचे कि हमको राहुल गांधी को मुख्यमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बनाना है, और इसके लिए बाकी सारी जो मित्र दल है उन्होंने मेहनत करनी है, अपेक्षा ज्यादा उनकी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और 80 सीटों में कांग्रेस अपने बलबूते पर 3 या 4 सीटें भी नहीं जीत सकती, तो वहां ज्यादा से ज्यादा सीटें अखिलेश को दे दे, कोई बात नहीं। अखिलेश आपके साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बाकी राज्यों में अखिलेश की पार्टी है नहीं। बंगाल में ममता के साथ अगर कांग्रेस हाथ मिला लेती और ममता भी हाथ मिला लेती तो फर्क बहुत पड़ता है। तो चुनाव का मामला, चुनाव की लड़ाई, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि 11 के 11 लोग मैन ऑफ द मैच नहीं हो सकते।
नतीजा खत्म होने के बाद किसी एक का अच्छा प्रदर्शन है तो उसको प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बात साफ है। लेकिन आप थोप नहीं सकते। अब एक कांग्रेस को भी एक बात समझना जरूरी है, अगर आप सबसे बड़ी पार्टी हो, आज लोकसभा में जो कुछ पिछली बार टीम वर्क हुआ था उसका फायदा कांग्रेस को मिला। 44 और 52 पर अटकी कांग्रेस 99 पर 99 पर आ गई और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी बने। तो पूरे लोकसभा में हर बार कैमरा तो राहुल गांधी पर रहता है, बाकी के अपोजिशन के चेहरे दिखाई तक नहीं देते। उल्टा बहुत सारे लोग तकरार भी करते हैं कि हर चीज पर राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं तो बाकी पार्टियों को बोलने का अवसर ही नहीं मिलता। ये कांग्रेस की गलती है, ये कांग्रेस की गलती है। तो आपको मित्र दलों को संभाल कर लेना पड़ेगा। आप कैप्टन हो, कैप्टन को बचे जो टीम के 10 खिलाड़ी है उनका अच्छा निकाल कर मैच जीतने की कोशिश में लगना चाहिए। और हर कोई अगर मैन ऑफ द मैच बनना चाहता है तो उनको समझाना जरूरी है कि भाई शायद हाँ हो सकता है। जैसे बिहार में बीजेपी के ज्यादा एमएलए थे फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखा था। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को भी 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया। तो ये हो सकता है, लेकिन होने के लिए सबसे पहले आपको बहुमत जीतना पड़ता है, मैच जीतनी पड़ती है। अगर आप मैच जीत जाते हो तो उसमें से अच्छा प्रदर्शन करने वाला मैन ऑफ द मैच हो जाता है। तो हर कोई अगर नजर मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार पर रखेगा तो शायद आप कभी जीत नहीं पाओगे। तो ये समझना, मेरे ख्याल से जो विपक्ष की राजनीति करते हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि स्पर्धा बीजेपी से है, एक दूसरे से नहीं है। जब आप एक दूसरे से स्पर्धा एक ही टीम में रहकर करते हो तो टीम वर्क बिगड़ जाता है, और टीम वर्क बिगड़ गया तो चुनाव हार गए। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।